हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के अंडर में हम एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रूल ऑफ लॉ है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस देते हैं या जो लोग पॉलिटी को कंसेप्चुअल बेसिस पे पढ़ते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो रूल ऑफ लॉ है इसका एक जो बेसिक एस्पेक्ट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये रूल ऑफ लॉ का एक एस्पेक्ट्स है। इसके जो फादर हैं यानी जो ये कंसेप्ट है ये एवी डेसी ने दिया हुआ है। ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, यानी एक कानून शास्त्री बोल सकते हैं, एक्सपर्ट ऑफ लॉ। उनके अकॉर्डिंग इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं। एवी डेसी कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है इसके 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, जो पहला एस्पेक्ट्स है वो है ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। यहाँ पावर होना चाहिए। ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर यानी अगर किसी कंट्री में, सपोज कीजिए कोई कंट्री है, अगर रूल ऑफ लॉ है तो वहां पे आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगा। यानी आर्बिट्रेरी पावर का मतलब है कि कोई भी अपनी मनमर्जी से किसी को दंड नहीं दे सकता या पनिश नहीं कर सकता। अगर वो आदमी जो है, जब तक कोई कानून न तोड़े तब तक उसको आप दंड नहीं दे सकते। यानी नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ अनटिल एंड अनलेस कोई आदमी जो है उस देश का या उस कंट्री का अगर उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते ऐसे। अब ये जो चीज़ है ये कंट्राडिक्टरी है। जैसे जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्री है वहां पे ये कंसेप्ट कंट्राडिक्ट करती है। यानी पे जो डिक्टेटर होता है वो अपनी मर्जी से कानून बनाता है और उस कानून का अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो वो अपनी मनमर्जी से उनको कोई भी सजा देता है या उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। यानी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। वहाँ पे राजा की अपनी आर्बिट्रेरी कंट्रोल होता है। अपनी मनमर्जी से राजा अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी वो कर रहा होता है। दूसरा जो कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कहता है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, उन सबकी जो है ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से उनकी सबकी ट्रीटमेंट इक्वल होती है। यानी इन फ्रंट ऑफ ordinary law of that country all citizens of that country are equal and being treated equally। वहाँ का जो कोर्ट होता है ऑर्डिनरी कोर्ट इस लॉ को इन्फोर्स करता है और एग्जीक्यूट करने में मदद करता है ताकि किसी इंसान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। कुछ केसेस में इसके एक्सेप्शंस भी हैं, यानी वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। अब देखिए, जो प्राइमेसी है, हाँ, तीसरा जो एस्पेक्ट्स है ये कहता है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है किसी कंट्री के इंडिविजुअल के राइट्स का, न कि सोर्स है। दो बातें हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या तो वो रिजल्ट हो सकता है या सोर्स हो सकता है लोगों के राइट्स का। तो ये कहता है कि एवी डेसी के अनुसार ये जो तीसरा एस्पेक्ट या तीसरा एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट मस्ट बी
रिजल्टेंट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो लोग हैं वो पहले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले आता है, लोग बाद में आते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके राइट्स को डिसाइड करता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो उनका राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को डिसाइड करते हैं, उनके जो भी राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स सारे डोमिनेट करता है उस चीज को। तो ये कहता है कि जो लोगों का राइट्स है वो ऑलरेडी है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन उस राइट्स के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, यानी पहले राइट्स आता है फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। दूसरे केस में क्या होता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है फिर राइट्स आता है, यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में और जो राइट्स के प्रोविजन है वो पहले मेंशन किए जाते हैं, फिर उनको इन्फोर्स किया जाता है, जो कि इंडिया में ऐसा है। इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है लोगों के राइट्स के। तो ये कंसेप्ट जो है इसके तीन एस्पेक्ट्स आपने देख लिया। पहला जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस लाइक रिचनेस, पुअरनेस, हाई बर्थ, लो बर्थ, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। ये जो कंसेप्ट है, आपको एक और इसमें बात देखिए, जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14 में इस एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है। और जो पहला एस्पेक्ट्स है ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया जाता है, यानी पहला और दूसरा एस्पेक्ट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें ये वैलिड है। तीसरा हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि तीसरा जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे राइट्स का सोर्स है, न कि रिजल्ट है। तो दो एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट का जो रूलिंग सिस्टम है उसमें ये दो एस्पेक्ट्स मैच करता है, तीसरा मैच नहीं करता है। तो ये है चीज। हमारे यहाँ क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले आता है, लोग बाद में आते हैं। तो अब देखिए इसमें एक और बात जो है, आर्टिकल जो 14 है, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसलिए आप इसको अमेंड नहीं कर सकते या इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कोई भी जो अपना पार्लियामेंट है उस किसी भी लेजिस्लेचर के थ्रू आप इस आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते। यानी जो आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें किसी टाइप का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आर्टिकल 14 जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। तो ये होप कि आपको समझ में आ गया होगा रूल ऑफ लॉ। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे देखें तो ये आप बोल सकते हैं कि कानून का शासन, कानून का शासन होता है, ना कि किसी व्यक्ति का शासन होता है। कानून का शासन का मतलब है कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल हैज टू बी ओबे द प्रोविजन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो लोग या जो अथॉरिटी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, यानी संविधान के दायरे में रह के अपना कोई भी वर्क या फंक्शन करना है। तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।